अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद मैं यसूफ। मोहम्मद यकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है साजिद तारड़ ईरान लॉन्च मिसाइल अटैक्स ऑन व्हाट इट कॉल्स मिलिटेंट्स बेस इन पाकिस्तान। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सर। इस वक्त आप आए हैं, उससे कुछ देर पहले ही जो है वो बताया जा रहा है कि ईरान ने कोई अटैक किया है पाकिस्तान में और मिसाइल अटैक बताया जा रहा है। कई जर्नलिस्ट जिसमें तलत हुसैन साहब भी हैं, उनका कहना है कि जी मिसाइल का जवाब मिसाइल होना चाहिए। तो इससे लग तो यही रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यही बता रहे हैं उस पे सोशल मीडिया पर। पहले तो मैं वो अपने जर्नलिस्ट भाइयों साहब से पूछना चाहता हूं, भाई टीटीपी के कितने मिसाइलों के जवाब दिए हैं अभी तक आपने? अंदर घुस के वो मार रहे हैं आपके फौजियों को, पुलिस वालों को मार रहे हैं, तो कितना जवाब दे दिया आपने? चले मैं बताना चाहूंगा बात अभी तक ये बात है, बात जरूर एपी ने और रॉयटर्स ने इसको किया है। अभी अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर खामोश है अभी तक। वो उसको भी मैंने पढ़ने की बड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। एपी भी ये कहता है कि जैश ए अदल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में पाकिस्तान के एरिया से वो जो है वो ऑपरेट की जाती है। सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये करके एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है क्योंकि ईरानी शिया है, शायद वो सुन्नी शिया का कोई उनका पहले ही कोई कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के साथ चल रहा है। लेकिन उसके साथ मैं ईरान के बारे में जरूर वाकई ये कहूंगा कि ईरान का इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ईरान जो है उन्होंने उनके अपने मीडिया ने टेलीवाइज किया है कि इराक और सीरिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। इराक के अंदर एक अरबील जगह है जो कुर्दिस्तान के एरिया में आती है। इराक के अंदर इराक और कुर्दिस्तान, वहां पे उन्होंने मिसाइल मारे हैं और उन्होंने क्लेम किया है कि ये जहां पे हमने मिसाइल मारे हैं मुसाद, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वहां उनका हेडक्वार्टर था। फिर जो मसरूर बारजानी जो कि कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि हमारा भाई ईरान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्होंने क्यों हमला ये किया है। ये वो किसी कुर्दिस्तान के जो शहरी हैं उन्होंने भी ये कंफर्म ये जरूर किया है कि वहां पे अटैक हुआ है और वहां पे लोग मारे गए हैं। और ये भी वहां से खबरें आ रही हैं कि वहां पे कुर्दिस्तान की एजेंसी का हेडक्वार्टर या उनका कोई ऑफिस वगैरह। इराक इसके ऊपर बड़ा अपसेट हुआ है। इराक ने ईरान के डिप्लोमेट को बुलाया है, उनसे बात की है और 6 से 7 मिसाइल मारे वहां पे उन्होंने अरबील के अंदर। दूसरा अटैक उन्होंने जो सीरिया के अंदर किया है, अकॉर्डिंग टू ईरान, वो कहते हैं हमने आईसिस के ऊपर किया है और वो बदला लिया है उन्होंने। जनरल सुलेमानी जो कि उनके उनकी बरसी के ऊपर जो 2 सुइसाइड अटैक हुए थे, तो ईरान ने कहा था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर इसका बदला लेंगे। लेकिन ईरान जो है उसका अगर इन्फ्लुएंस देखा जाए तो जिस तरीके से इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, जिस तरीके से उनका सीरिया के अंदर इन्फ्लुएंस है, फिर लेबनान में है, फिर इस वक्त भी गाजा की जंग की चाबियां उनके हाथ में ईरानियों के। अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा, अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी जो डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान पे। ठीक, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है। सर कहा भी यही जा रहा है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। हाँ, वो मैंने बताया ना कि वो कहते हैं कि जो वो रॉयटर और जो एपी है उन्होंने कहा है कि जैश ए अदल है ऑर्गेनाइजेशन, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर अटैक किया गया। अगर देखिए खुल के भी अभी तक ये बताया नहीं कि कौन सा मिसाइल था, किस साख्त का था, कहाँ का बना हुआ था, किस टाइम पे। और सुना है कहते हैं ईरान के किसी वेबसाइट पे था पहले, उनकी स्टेट वेबसाइट पे, फिर उन्होंने उससे रिमूव कर दिया उसको।
लेकिन अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन चले इसी पे जब बात हो रही है डॉक्टर जयशंकर साहब के ईरान के दौरे की, तो इसी हवाले से इस बात को भी आगे चलाते हैं कि उनकी ना सिर्फ उनसे फॉरेन मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, बल्कि इब्राहिम रईसी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने बिलखसूस वो MKV प्लाट जिसके ऊपर वो हमला किया गया था शिप के ऊपर, उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। हालांकि पब्लिकली उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि ये आइदर कोई ईरानी बेस ऑर्गेनाइजेशन थी, किसी ने मारा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें कंसर्न है कि रेड सी में होती जो है वो हमारे जहाजों को ना छेड़े। उन्होंने ये बात उनसे की है लाजमी। दूसरा जो उनकी तरफ से, ईरानियों की तरफ से जो अपना उनका तशवीश का इजहार था, वो उन्होंने कहा है कि हमने चाबहार की लीज दी थी भारत को, लेकिन भारत उसके ऊपर स्पीडी कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा, वो करनी चाहिए उनको। 2018 में लीज पे उन्होंने लिया था और उसके बाद ये कि अब उसमें ये भी एक स्पेकुलेशन है कि शायद अमेरिका की जो सैंक्शंस थी ईरान के खिलाफ, उसकी वजह से वहां पे काम नहीं ज्यादा हो सका। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि चाबहार से वो अपना डायरेक्ट जो ट्रेड है अफगानिस्तान में एक्सेस अपनी करे वहां, ये उनके लिए दैट इंपॉर्टेंट जो मेरे ख्याल में। अब इसी हवाले से देखते हैं कि ईरान इस वक्त काफी मेरे पास इस वक्त सारा जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर और गाजा के अंदर, इसके पीछे स्पॉन्सरशिप सारी ईरान की है। $100 मिलियन तो वो सिर्फ फलस्तीनियों को देते हैं, जिनकी मदद से उन्होंने 500 किलोमीटर की टनल्स जो है वो गाजा के नीचे बनाई। उसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह इनके खर्चे में चलती है। होती जो यमन के अंदर है, मैं जब उसके बारे में पढ़ा था, होती कौन है, ये होती जो है ये उनके फाउंडर का नाम था। सबसे पहले इन्होंने वहां पे जो इसका पहला नाम था, ये शिया जो लोग हैं, शियों का एक फिरका है, उसको कहते हैं जैदी। तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इंसारुल्लाह इसका नाम पहले रखा था। और अली अब्दुल्ला साले एक करप्ट वहां पे यमन के रूलर थे। 30 साल उन्होंने हुकूमत की और उन्होंने $30 बिलियन वहां लूटा यमन से। और जो खासकर इनके होती थे, उनका नाम हुसैन होती था। उन्होंने ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। पहले ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी, मजहबी तालीम देते थे। फिर उसके बाद अब्दुल्ला साले जो है वो अमेरिकन सपोर्टर थे, उनकी मदद से इन्होंने कुचलने की कोशिश की मिलिटरीली। तो फिर ये शुमाली यमन से इन्होंने शुरू किया। 2004 में हुसैन होती मारे गए। अब इस वक्त जो चला रहे हैं उसका नाम है अब्दुल मलक होती। उनके छोटे भाई हैं, 40 साल उनकी एज है और वो कहीं नजर नहीं आते, अंडरग्राउंड अक्सर वो रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो रिसेंटली वो और दूसरा वो इतने ज्यादा खतरनाक क्यों हुए, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने मुसलसल उनके साथ जंग कर करके मार के उन्हें ट्रेन कर दिया ऑलमोस्ट। तो इस वक्त एक तो वो चाहते हैं कि हमारे पूरे यमन के अंदर हुकूमत हो, और दूसरा इजराइल अपनी जंग फौरन बंद करे जो गाजा के साथ है। ये दो डिमांड्स हैं उनकी। अब लेकिन ये कि अगर आज अगले दिन अमेरिका ने ऑलमोस्ट 100 मिसाइल मारे हैं, टामाहाक मिसाइल के साथ हमला किया है। लेकिन जिस तरह अमेरिकन, आपको पता है, कहते नहीं पहले वार्निंग दे के मारा है कि हम कहां मारेंगे, आप प्लीज घर चले जाएं, हम मार देंगे। तो इस तरह के हमले करते हैं अमेरिकन। जिस तरह आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर जंग चल रही थी, हमारे ओबामा साहब के कहते थे जब किसी अफगानी को पकड़ा करो, मोरंडा राइट्स पढ़ा करो कि ये तुम्हारे खिलाफ होल्ड किया जाएगा, तुम्हें वकील का चांस दिया जाएगा। ये इस तरह के लोग हैं अमेरिकन, जो आपको पता है ये जंगे मंगे लड़ने के काबिल नहीं। इस वक्त अगर देखा जाए तो बेचारे बीमार हैं, लाचार हैं, कमजोर हैं, इस वक्त डरते फिर रहे हैं, ईरान से डर रहे हैं। अमेरिकन बहुत डर रहे हैं इस वक्त ईरान से कि कहीं भाई ईरान थप्पड़ ना मार दे। पहले पठान भाइयों ने मारा था, निकाला जलील करके अफगानिस्तान से, कहीं ईरान ना हमारे साथ कर दे। कोशिश की इंडिया को घुसाने की वहां पे, पहले उनको कहा भी तुम इनके गले पड़ जाओ, वो नहीं पड़े। फिर इंडिया को कहा तुम चाइना के गले पड़ जाओ। लोगों को कहते हैं हमारी जंगें लड़ो, इस तरह तुम लड़ाई था, खुद लड़ना पड़ता है। लेकिन इस वक्त बाइडन साहब जो सबसे ज्यादा डर रहे हैं कि कहीं ईरान इसमें ना आ जाए और अमेरिकन सोल्जर ना कोई चला जाए, किसी को फॉरेन सॉइल के ऊपर ले जाना ना पड़े। ये सबसे बड़ा फियर इस वक्त अमेरिकन का ही है। दूसरा, अगर कोई मिसाइल किसी का होतियों को ही लग जाता है, इनके किसी शिप को, इलेक्शन होने वाले हैं, तो फिर वो डेमोक्रेट पार्टी के लिए बड़ा खराब हो जाएगा। हालांकि 3 लाख बंदे दिसंबर में, स्ट्रेंजर्स, जवान लोग
पता ही नहीं कि कहां से आए हैं। वो आ चुके हैं, उनको 5 स्टार होटल में रख लिया है, उनको खाने वाने दिए जा रहे हैं, और ये डेमोक्रेट ये समझते हैं ये वोटर हैं, रिपब्लिकन ये समझते हैं कि सारे टेररिस्ट हैं। ये इस वक्त चल रहा है। जो क्रिसमस हुई है अभी रिसेंट, उसके ऊपर होमलैंड सिक्योरिटी जो कि यहाँ पे इंचार्ज है इमिग्रेशन और पुलिस की, उन्होंने अलर्ट दिया था कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई दहशतगर्दी का वाकया हो जाए। ये इंतजार कर रहे हैं भाई, हालात ये अमेरिकन इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो लोग 3-3 लाख हर महीने आ रहे हैं, कब ये आके अपना असली रंग दिखाएंगे। ये इस वक्त चल रही। रिपब्लिकन कहते हैं ये टेररिस्ट हैं, इनको रोको, ये नशे लेके आ रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं। डेमोक्रेट ये समझते हैं ये सारे हमारे वोटर हैं, और वो ये समझते हैं कि इसी स्पीड से आते रहे, 3 लाख बंदा हर महीने अगर आए तो 2 साल में जो है अमेरिका वो 1 पार्टी रूल बन जाएगा, सारे डेमोक्रेट हो जाएंगे, रिपब्लिकन खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे ये चल रहा है आजकल। उसके बाद रिसेंटली 2-3 खबरों के बारे में बात जरूर करना चाहूंगा आरजू, कि आपके ऊपर मेरे ऊपर सिर्फ एक ही ब्लेम लगाया जाता है। ये जो कई लौंडे लपाड़े हैं वो कहते हैं भाई जरा मोदी जी की बात करें कि यार उनसे कुछ सीख लो, भारत तरक्कियों पे उनसे कुछ सीख लो, तो कहते हैं ये राह के एजेंट है, ये भारत के एजेंट। मैंने अब सोचा है कि थोड़ा सा इनको और भी आसपास की खबरें बताऊं ताकि शायद ये इनको को हया आ जाए। बिल्कुल। इनको मैं आज ये बताना चाहूंगा कि कल परसों में जब एक पढ़ रहा था बांग्लादेश के हवाले से, हसीना वाजद के क्या प्रोग्राम लेकर, तो मैंने कंपेयर किया पाकिस्तान के हवाले से, और शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं अगली खबर जो सऊदी अरेबिया से पहले ये बताना चाहूंगा, बांग्लादेश की जीडीपी इस वक्त 416 बिलियन है, आपकी 341 बिलियन है। आपकी उनकी पॉपुलेशन 172 बिलियन है, आपकी 241 है। उनकी एक्सपोर्ट 49 बिलियन की है, आपकी उनकी एक्सपोर्ट 59 बिलियन की है, आपकी 40 बिलियन की है। जीडीपी ग्रोथ उनकी 5.6% है, आपकी 0.5%। बिल्कुल। इन्फ्लेशन रेट, हालांकि वो बहुत आजकल क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वहां बहुत महंगाई है, उनकी 9.4% इन्फ्लेशन है, आपका 30%। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है, गरीब अभी मुल्क है, $2457 पर कैपिटा उनकी इनकम है, आपकी $1505। उनका लिटरेसी रेट 74% है, आपका लिटरेसी रेट 62% है। हालांकि आपका लिटरेसी रेट चेक करने के लिए क्या पूछा जाता है कि जो बंदा सिर्फ सिग्नेचर कर सकता है, चाहे अपना नाम ना लिख सकता हो, कागज पकड़ के इस तरह कर दे, वो कहते हैं ये पढ़ा लिखा है। तो सारे के सारे, क्योंकि देखे ना आपका स्टैंडर्ड, मैं लिटरेसी रेट यहां से चेक करूंगा कि आपके हर लीडर को कौम से कम्युनिकेट करने के लिए उर्दू में ट्वीट करना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते, ये लिटरेसी नहीं है इनकी। बिल्कुल। मांगूंगा ये 62% भी आपके पढ़े लिखे, 2% कर लें तो फिर हो सकता है 60 तो मारे। अब अगली जो खबर आज की सबसे बड़ी खबर है, जो 2 खबरें हैं, एक तो हमारे जो काकड़ साहब हैं जिनका नाम घड़े में से निकला था, किसी ने निकाला था घड़े में से, उनकी लॉटरी निकली थी कि यार जहाज अगले 6 महीने 1 साल के लिए जहाज तुम्हारा है, जहां मर्जी जाओ। उसके बाद वो इब्ने बतूता बन गए थे, वो स्विट्जरलैंड चले गए। हुकूमत ये कह रही है कि वहां से कारोबार लेके आएंगे। मुझे किसी ने बताया कि वो घड़ियां और चॉकलेट खरीदने गए वहां से। किसके लिए सर? चॉकलेट तो खैर मुझे दे सकते हो अगर देना चाहे। और अपनी भाई स्विट्जरलैंड की घड़ियां मशहूर है और वहां का चॉकलेट मशहूर है। अपनी बीवी और बच्चों के लिए चॉकलेट और अपने लिए घड़ी लेंगे। वो उनको बचपन से शौक था, कहते थे मैं स्विस मेड घड़ी लूंगा, बचपन से शौक था। अब्बू मैं स्विट्जरलैंड की घड़ी लूंगा, चले गए। मुझे किसी ने कहा है कि वो वहां पे जी पाकिस्तान के लिए बिजनेस लेने गए, और यार घर में बम पड़ रहे हैं यार, सुसाइड अटैक हो रहे हैं, टीटीपी घुस के मार रहा है, यहाँ कौन आके कारोबार करेगा? लोग अब ईरान ने भी मारना शुरू कर दिया सर टीटीपी के साथ। भाई यहाँ से लोग जिंदा बच के भाग रहे हैं यहाँ से, तो आप कहते हैं यहाँ कारोबार लेकर आए। वो तो जहाज में घूमने गए हैं, कहते हैं यार दर हकीकत मुझे एक और भी किसी ने बताई है कि इनको बचपन में शौक था बर्फबारी देखने का, और कहते थे मैं खुद तो स्कीइंग नहीं कर सकता, मैं लोगों को देखूंगा किस तरह करते हैं। चले गए फिर वहां पे। अब वहां पे एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी उनको ले जाएगी, स्कीइंग कराएगी, चॉकलेट लेकर देगी 2 डब्बे और एक घड़ी तोहफे में देंगे। ये अगली फ्लाइट पकड़ के वापस अपना जहाज लेकर गए, चाहे रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए, लेकिन चले शौक था भाई, शौक पूरा करना चाहिए भाई। जब आपका वो कहते हैं ना हाथ पड़ जाए, दोबारा किसने वजीर आजम बनाना है? दोबारा इनके पूरे खानदान में से कोई नहीं बने। इनका सुना F11 में रहायशन के पड़ोसी को नहीं पता ये कौन है। सर मैं भी F11 में रहती हूँ, मुझे नहीं पता ये कहाँ है। भाई मैंने खुद पहली दफा लफ्ज काकड़ मैंने जिंदगी में पहली दफा सुना। ये काकड़ क्या चीज है पता पहली दफा चला यार, आज तक नहीं मैंने नाम सुना ये काकड़।
हाँ। और ऐसा लीडर बनाया। वो सुना कुछ और भी 5-7 लोग ये क्वेटे से बुला के यहाँ इस्लामाबाद में आबाद कराए गए थे। हमारे एक बहुत बड़े फाते थे इस एरिया के, जनरल फैज साहब के, उनके ये कई थे उन जो लेकर आए थे क्वेटा से। उनको लोग क्वेटा में भी कोई नहीं जानता। उनको लेके आए थे 10-15 लोगों को, ज्यादातर को उन्होंने सेनेटर बना दिया था। ये भी सेनेटर बने थे। सुना बरतानिया पढ़ने गए थे, पढ़ के नहीं आए वहां से, बगैर डिग्री के वापस आ गए थे। चले ठीक, घूमे फिरे भाई। स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह। वो पानी शानी की 2 बोतलें भी वहां से ले आए, बड़ा अच्छी जगह ले गए घूमने। भाई अगर आपका हाथ पड़ता हो जाना चाहिए। दुबई चले जाए, रास्ते में दुबई में रुकेंगे, वहां शॉपिंग वगैरह करेंगे बच्चों के लिए। चॉकलेट और घड़ियां लेने गए हैं वहां से, और कुछ नहीं लाएंगे। जो अगली खबर आपको बताना चाह रहा हूँ, जो सबसे बड़ी डैवो के हवाले से जब मैंने बात की, जो स्विट्जरलैंड के अंदर आज जो तहलका खेज खबर सबसे ज्यादा जो आई है वो ये है कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, उनसे ये क्वेश्चन किया गया। और वहां पे वो इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे थे। उन्होंने कहा अगर इजराइल फलस्तीन को स्टेटहुड दे देगा तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कंप्रीहेंसिव इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी हम इसके साथ एग्रीमेंट करेंगे कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करेंगे। और उन्होंने कहा इससे इजराइल के दरवाजे पूरे मिडिल ईस्ट में खुल जाएंगे। वजह यह है कि इसकी पहले भी यूएई, बहरीन और मोरक्को सऊदी अरेबिया के कहने के ऊपर वो रिकॉग्नाइज इनको कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू द इब्राहिम अकॉर्ड। और फिर वो उनकी जो आज जो उसके बारे में मैं खबर पढ़ रहा था तो उसके ये लिखा ये था, वाकई ये बात ठीक है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के अंदर हरमैन है, मस्जिद नबवी है, वहां खाना काबा है, तो मुसलमानों की बिल्कुल ओपिनियन चेंज हो जाएगी। और कई और ममालिक, पाकिस्तान तो इसी खुशी में रिकॉग्नाइज कर लेगा, ऑफ कोर्स जाहिर है कि सऊदी अरेबिया का है, वो तो कहेंगे, सीटी मारेंगे, हाँ भाई साइन कर दो भैया, तो आपने तो फौरन कर देना। लेकिन और मुल्क भी कहीं करेंगे रिकॉग्नाइज सऊदी अरेबिया के पीछे। दूसरी खबर ये थी। तीसरी खबर और आखिरी खबर ये मैं बताना चाहूँ, बहुत मजे की खबर है। आज मुर्शिद पेश हुए जब तोशा खाना के केस में, तो सुना है वहां पे काले जादू ने असर दिखा दिया। जज बशीर बीमार होके गिर गए वहां पे, सुना बेहोश। मुर्गे काम आए ना, मुर्गे उर्गे काटे होंगे। हम वो काले बकरे कहते हैं जी, जमान पार्क में, खैर बकरे तो आजकल मिल नहीं रहे, मुर्गी ही उन्होंने कहा। और सुना है 2 किलो मिर्चें जला दी उन्होंने। जो जज मोहम्मद बशीर थे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, गिर गए वो। तो पीटीआई वालों ने कहा पीरनी जिंदाबाद, पीरनी जिंदाबाद। और फिर जज बशीर साहब को अपने घर इस्लामाबाद ले जाके उन्होंने कहा इनको मालिश वालिश करें, इनकी ब्लड प्रेशर, पानी वानी पिलाएं इनको। वो कुछ थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक हुई, लेकिन इसको लिखा जा रहा है जादू सर चढ़ के बोल रहा है। सर यही हाल है इनका। लेकिन बहरहाल इलेक्शन में तो आते हुए दिखाई नहीं दे रहे कि इमरान खान या उनकी पार्टी का कोई खास आगे बढ़ पाएगा। जो हाल है उन्होंने अली अमीन गंडासपुर को बोतल दी है उन्होंने, जो इंतखाबी निशान है उस पर किसी को बोतल मिल रही है, किसी को जूता मिल रहा है, किसी को थप्पड़ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। फिर ऐसे ही होना होता है। फिर देखिए ना, जब आप अपनी औकात से बढ़ के चीजें करें, ये फिर समझते थे ना बिना मकसद के हम आगे, हमें रोकने, हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं। तो स्टेट होती है, मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। और दूसरे कुछ लोग अंदर से भी कमजोर थे। इनको ये बताया जाता था कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर फूट पड़ चुकी है, ये इनको अंदर से ये इन्फॉर्मेशन। और फिर जो हमारे भाईजान बैठे हुए थे, कोर कमांडर लाहौर भी, वो भी तो कहते थे ना, अंदर आने तो चाय बुलाओ, अपने लोग आए हैं भाई। उनकी स्टेटमेंट भी तो यही थी। तो फिर उसका रिजल्ट यही है। वो तो खैर बाइज्जत तौर पे कहीं टोरंटो पहुंच चुके होंगे, इंग्लैंड रहते होंगे, जो कोर कमांडर हैं। उसके खिलाफ भी चाहिए था कि एक्शन लिया जाता। उनको भी एक इबरत का निशान बनाना चाहिए था। जिनकी पतलून जो है बाहर लहरा रहे थे लोग, उन्होंने पतलून पेश की थी, तभी वो बाहर उन्होंने बताया था। और मुझे अभी याद है कि मेरे मुर्शद का जो भांजा था वो बाहर मजाक उड़ा रहा था कि इसकी वेस्ट 52 है कोर कमांडर। बिल्कुल। तो फिर पता नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट उसको किस तरह बर्दाश्त कर गई कि उस कोर कमांडर को, जो भाईजान ने अपनी लॉन्ड्री भी उनके सामने रख दी कि ये मेरे कपड़े ले जाओ यार, बाहर दिखाओ लोगों को कि मेरी वेस्ट कितने। नहीं सर, पकड़ा था उनको, काफी दिन तो वो गायब रहे, इधर उधर छुपते रहे, बाद में पकड़े नहीं। लेकिन रवाज है, ये रवाज है कि वो अपने लोगों को कुछ नहीं कहते। वो उनको फिर मेरे जैसे लोग यहाँ वॉशिंगटन डीसी में देखते हैं या टोरंटो में मिलते हैं, और वो 5-5 मिलियन के घरों में रह रहे होते हैं। ये पाकिस्तान का ये रवाज है। और इसी वजह से पाकिस्तान आज तबाह बर्बाद हो चुका है, दुख के साथ। जो कि मेरी मादरे मिल्लत है, बिल्कुल मेरी मादरे मिल्लत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो, मैं वहां पैदा हुआ, मैं आई वाज बोर्न पाकिस्तानी, आई विल डाई पाकिस्तानी। लेकिन उसको जो 76 साल से जिस तरह के लोग लूट रहे हैं, लूट के जब मेरी मुलाकात उनसे होती है
तो ठंडे माहौलों में वाशिंगटन डीसी में होती है या टोरंटो में होती है। तो कहिए। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन सर हमने जंगों की बात भी करनी थी, आपने कहा था कि तो मैं आपको पता है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है वो अमेरिका में, बड़ा रिस्पेक्टेबल है। उन्होंने बिलखसूस एक खबर ये बनाई थी आरजू के दुनिया के अंदर 2024 में 10 बड़ी जंगें जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जो कहा जा सकता है उन पे नजर रखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, बल्कि हम टाइम टू टाइम इस पे करते भी रहेंगे। मैं उन 10 जल्दी उन 10 कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज के बारे में बात करना चाहूंगा, जो कि आप कुछ को कह लें सर्द जंगें हैं, कोल्ड वॉर्स हैं, कुछ लाइव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सबसे पहले उन्होंने गाजा की बात की है। दूसरे नंबर पे उन्होंने मिडिल ईस्ट, जिस तरह के हम मुसलसल देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर इराक और सीरिया हालते जंग में ही रहते हैं सारा साल। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने बताया सूडान के अंदर, आपको पता है 2 फौजी जर्नैल आपस में लड़ रहे हैं पावर में। चौथा यूक्रेन का आपने हालात देख रहे हैं वहां पे जो चल। पांचवा म्यांमार के बारे में उन्होंने बताया जहां पे मुसलसल मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है। छठी जो है इथियोपिया की बात की है, जो इथियोपिया इस वक्त इरिट्रिया के साथ उनका पानी का तनाजा चल रहा है। 7वीं नाइजीरिया साहिल जगह है जहां के ऊपर आपने अगले दिन भी देखा होगा कि क्रिश्चियन और मुसलमानों के दरमियान 80 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। फिर हेटी के अंदर ऑलवेज अनरेस्ट चल रही है, पता नहीं क्या बात है, वहां भी गुर्बत के हालात खराब है। 9वां इशू उन्होंने आर्मीनिया और अजरबैजान का बताया है। और 10वां उन्होंने कहा कि अमेरिका और चाइना, जो कि ताइवान और हम एक कोल्ड वार शुरू हो चुकी है दोनों के दरमियान, ये 10 जगह जो है ये देखने से इन पे नजर रखनी चाहिए, पढ़ना चाहिए इनके बारे में। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर हमें तो अब इस वक्त फिक्र है वो ईरान वाले जो अटैक की, और उसमें देखते हैं कि आगे जैसे जैसे न्यूज़ अपडेट आएंगी हम बिल्कुल आपसे कांटेक्ट करेंगे और उस पर बात करेंगे, क्योंकि हर तरफ इस वक्त यही शोर है। मुझे कई मेरे इंडियन जर्नलिस्ट फ्रेंड्स जो हैं उनके भी मैसेजेस आए हैं, वो भी पूछ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर मजीद क्या आगे जो है वो बात बढ़ती है। पाकिस्तान एजेंसी या पाकिस्तान की तरफ से तो फिलहाल खामोशी है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चले जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब तारड़ साहब ने तो आज काफी जंगे छेड़ दी। 10 जंगे तो जाते जाते छेड़ के गए हैं। छेड़ के वो उन्होंने नहीं छेड़ी, पहले तो चल रही थी, क्योंकि मैंने बोला था 2024 के अंदर खास करके तो भाई साहब तू अपनी जुबान चेक करवा, काली जुबान तो नहीं भाई साहब। एशिया के खित्ते के अंदर बहुत ज्यादा मसले बढ़ने वाले हैं। काली जुबान वाला तो नहीं भाई, जुबान काली वाला मैं नहीं, वो तू बुलाया कि तेरी काली है मुर्शिद का। ये वो जादू हो गया भाई साहब। अच्छा वो भी बात है, आप यकीन माने कि आज बशीर अहमद के बारे में मैंने रात को खबर पढ़ ली थी, वो तो मीडिया ने बातें चढ़ा दी, मुर्शिद का असर हो गया, ये असर तो हुआ है। बात इतनी हुई थी कि जायज साहब जो इमरान खान की तरफ से वकील थे ना, वो खड़े थे, तो खान साहब ने खुद, जायज साहब ने बोला खान साहब आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते तो बताएं। तो इमरान खान साहब ने अपने, जिस तरह बंदा अपनी सफाई पेश करता है, उसने उसके ऊपर अपने तकरीबन 5 से 7 मिनट बात की है। अपनी बात की इजाजत सुनते रहे, एकदम ही वो मतलब जैसे बंदा बेहोश नहीं हो जाता, एकदम वो बेहोश हो गए। खान साहब खड़े रहे कि जायज साहब को क्या हुआ है। इसके अलावा कुछ फिर मीडिया ने बता दिया कि मुर्शिद साईं का ये असर हो गया, ये मीडिया के काम है। खान साहब इमरान खान के बारे में सब कुछ पता है, सब हर बंदे को पता है इमरान खान के बारे में। इमरान खान ने क्या बोला, इमरान खान ने वो जाने टूटने वाले लफ्ज बोले, इससे जैसा नहीं कुछ भी ऐसा नहीं बोला किसी, कोई ना वो जादू टूटने वाला है, ना वो मुर्शिद है, ना वो कुछ, एक अदना सा इंसान है वो भी। दूसरे लीडरों की तरफ वो भी लीडरशिप भी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। मुर्शिद मीडिया जिस तरह मर्जी बनाती है, मुर्शिद तेरा असर अब दूर दूर तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों तक भी जाना शुरू हो गया है। अच्छा फिर इसका मतलब ये भी कहो, फिर काजी फायदी साहब अमेरिका क्यों चले गए? वो भाई साहब असर होने से पहले चला गया। मैं तो बता देता हूँ, वो वापस नहीं आए, तकरीबन नहीं आएंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे वो नहीं आएंगे। जिस दिन वो आएंगे उस दिन जस्ट इजाजत असर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आलम उठाएंगे, क्योंकि वो ही बनते हैं, वाले नहीं जाएंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी भाई अच्छा तारड़ साहब ने जितनी भी जंगे गिनवाई उसके अंदर सिर्फ जो पहली जंग और आखिरी जंग है वो सिर्फ 2 ऐसे ग्रुप है जो मुस्लिम नहीं है, बाकी सारी जंगे उस मुसलमानों का कहीं न कहीं तो उनको करवाने वाला तो पीछे गैर मजहबी बैठे हैं ना। ये सारे मुसलमानों की जंगें छिड़ी हुई है, याद रखो। हाँ मजे की बात है, आपको पहले पता है मुसलमान तारड़ साहब ने भी बता दिया, ये सारे मुसलमान खुद आपस में भी पहली दफा है कि पाकिस्तान इन जंगों सारी के अंदर न्यूट्रल रहेगा। शुक्र है न्यूट्रल रहे तो बच जाएगा इंडिया की तरह।
तो बचा हुआ इसीलिए, वरना पहले पल्ले कुछ नहीं। सही बात। तो और भी यहाँ पर खत्म हो जाना था। वो उल्टा तो जिसके खिलाफ नारा लगाता है उसको हथियार प्रोवाइड करता है। और आपकी मरियम बीबी खुशखबरी सुन लो, वो सर्जरी कराने स्विट्जरलैंड जा रही है। डॉक्टर साहब तो गए हुए ना, कुछ नहीं आपने वो सरकाया साहब ने बता दिया तारक साहब ने कि वो 11 साल के लिए मिल गए, आप इंजॉय करिए। वो तो इंजॉय कर रहे हैं। असल में बचपन में जो ख्वाहिशात पूरी नहीं है उसको पूरा करने का मौका है, और पहली मत में मिला और उसके बाद मिलना भी नहीं है। भाई साहब खूब इंजॉय किया। हकीकत बात ही है। मरियम बीबी इसीलिए कही है सर्जरी कराने जा रही है, जाके इलेक्शन आ रहा है, हो सकता है हम जीत के घड़ी खरीद लेते, घड़ियां खरीदने का इतना शौक था। हाँ ये भी तो है, खान साहब के पास महंगी घड़ियां हैं, नायाब घड़ियां थी भाई, वो नहीं। काकड़ साहब के पास उतने पैसे नहीं होंगे कि वो इतनी नायाब घड़ियां खरीद सकें। असल में जिस तरह दावत देते थे ना इमरान का, किस तरह काकड़ को मिल जाता ना एक आधा टूर सऊदीया का भी तो फ्री में मिल जानी थी। इतना पैसा इतना खर्च कर तो वो खुद चले ना काकर साहब का ना, वो महंगी घड़ी वो खर्चा ज्यादा करना चाहते हैं, इसलिए वो एक छोटी सी मिसाल देता भाई। एक मूवी थी उसमें डबिंग हुई थी पंजाबी में, तो वो क्या कहता है, एक अफसर होता है वो अपने ना वो जो बंदा रखा उसको बोलता है भाई 10,000 ले और एक चाय और एक बोतल लेकर आ। 10,000? वो कहता है साहब इतने अमीर हो गए भाई, 10,000 चाय और बोतल सिर्फ। कहता है बोतल कराची से लेनी है और चाय खैबर से लानी है। अच्छा इसलिए किराया दिया है। तो भाई किराया भी दिया साहब ने। तो वही बात है भाई साहब, काकड़ सस्ती घड़ी नहीं खरीदता, वो तोड़ जा खरीद के लाएगा, स्विट्जरलैंड जाएगा। एक तो खूबसूरत जगह एंजॉय करके आएगा है, बर्फ देखने का, साथ में फैमिली भी चला जाता भाई। बर्फ तो यहाँ पर भी होती है। और सिर्फ उसने भाई साहब देखनी है आंखों से, कोई सलाइने करना तो उसे आती नहीं है, तो मामा इधर मोबाइल पर बैठ कर दे नहीं दूर जाकर देखा मोबाइल पे दिखा, बिस्तर में बैठ के भी वो तो देख सकता है। बाकी भाई बात करें डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब गए हुए, डॉक्टर एस जयशंकर साहब वो गए थे ईरान गए हुए हैं, और साफ ज़ाहिर है वहां पर जो बातचीत हुई है वो जो समंदर में अरब सागर में हो रहा है, रेड सी कर ले, उधर जो कुछ चल रहा है भाई के हुती रेबल वो काफी जो है शिप को टारगेट कर रहा है, नुकसान कर रहा है, ताकि जो है वो दुनिया जो है वो अपना जो है नजर सानी करे गाजा में जो हो रहा है, लेकिन कोई उधर करता नहीं। और इसी टारगेट में उन्होंने इंडिया की शिप को भी टारगेट किया। बिल्कुल। और एक दफा तो भाई साहब दूसरे जो साउथ जो अफ्रीका का एक था वो जो लूटने आए थे, अफ्रीका के कुछ दहशतगर्द थे वो भी लूटने आए थे। उस वक्त इंडिया के जो कमांडो थे उन्होंने बचाया था। किसको? जहाज को, शिप को। हाँ अच्छा वो वीडियो हुई है ना। तो इंडिया भाई साहब नो डाउट इस समंदर में राज तो इंडिया का बनता है, क्योंकि भाई दो तो बड़े क्या नाम है उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी है इंडिया के पास, सबमरीन भी है, सारा कुछ है, और वो कर भी सकता है अगर इंडिया चाहे तो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन साफ ज़ाहिर है भाई अमेरिका ने भी बोला था कि भाई आप हुती रेबल के खिलाफ हमारे साथ दें, लेकिन इंडिया ने उस वक्त मना किया शुरुआत में। दूसरे जो यूरोपियन कंट्री हो गए, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन्होंने भी मना किया कि भाई हम आपके इस जो है जो मिशन है इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि असल में वो खुद तो लड़ना नहीं चाहता, दुनिया को कहता है कि तुम आपस में लड़ते रहो, उसका काम उसकी पॉलिसी ये है ना। लेकिन ये कि इंडिया अगर चाहे तो वो कंट्रोल कर सकता है। साफ ज़ाहिर है भाई ईरान के साथ वो अपनी हद तक करेंगे। हाँ, सही बात नहीं कि सबको प्रोटेक्शन थोड़ी दे सकेंगे। अब ईरान के साथ भी तो रिलेशन बनाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब साहब क्या कह रहे थे कि यमन को मतलब भट्टी के अंदर लोहा गर्म हो जाता है ना, इस तरह यमन को सऊदी अरब ने गर्म कर दिया, मतलब कि वो जंग में उनको ट्रेन कर दिया, काबिल हो चुके भाई साहब वो लड़ सकते हैं। इतनी लड़ाई उन्होंने लड़ी है ना सऊदीया के साथ। एक बंदा शुरू से ही जान में तारक साहब बोल रहे थे भाई साहब जो ना मेन की चाबी जो है वो सब ईरान के पास है, इधर भी बिल्कुल सारा कुछ वही कर रहा है। और ये आईएमएफ का जो खत्म करने के लिए भी शायद ये सिस्टम की शुरुआत किया गया, लेकिन इस टोटल ईरान का इस्तेमाल करेगा रूस और चाइना दोनों इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कर रहे हैं। लेकिन टोटल लॉस भाई साहब हो रहा है गजा का, ना ईरान का लॉस हो रहा है ना। अच्छा ईरानियों ने जो अटैक किया इधर पाकिस्तान के ऊपर
तो सुन्नी शिया आपस की मसला है। मिलिटेंट ग्रुप पे किया है तो भाई साहब बहुत अच्छा किया है। जो दहशतगर्दों पे अटैक किया मैं तो भाई खुश हूँ इस बार कि चलो कुछ दहशतगर्द तो कम हुए। तो ये भाई अच्छा है, दहशतगर्दों पे अटैक करो, ठोको भाई साहब। हाँ, इंडिया से भी बोलूंगा सर्जिकल स्ट्राइक करो, जो मर्जी करो, दहशतगर्द भाई खत्म करो। इसी बहाने चलो कुछ सुकून तो आए। हमारे हिस्से का काम तुम लोग करो, हमारे में तो इतना दम नहीं है भाई। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।